First point of tragedy and tradition. In this essay, William put his finger on the two basic issues regarding tragedy and tradition. ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन का जो ऐसे है उसमें विलियम दो बेसिक इश्यूज को उठाता है रिलेटेड टू ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन. फर्स्ट इशू वो उठाता है कि इफेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशंस ऑन ट्रेजेडी, एंड सेकंड वन इज़ के ट्रेडिशंस ऑफ ट्रेजेडी इटसेल्फ, कि ट्रेजेडी के अपने ट्रेडिशंस क्या हैं और ट्रेडिशंस कैसे इफ़ेक्ट होते हैं ट्रेजेडी पर. अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बता दिया है आपको माइंड बनाने के लिए कि पहले तो हमें ये तो पता चल जाए कि विलियम के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी क्या है और ट्रेडिशन क्या है, फिर हम अगली बात करेंगे. ठीक है, तो ट्रेजेडी के ये आपको उसमें इंट्रो में भी मिल जाएंगी ये दोनों कोड्स ना. ट्रेजेडी के हवाले से वो कहता है वी कम टू ट्रेजेडी बाय मैनी रोड्स. ठीक है, यानी वो कहता है कि ट्रेजेडी जो है वो एक बहुत ब्रॉड एक एलिमेंट है डिस्कस करने के लिए. ट्रेजेडी तक हम बहुत सी रोड से पहुंचते हैं, यानी कि बहुत अंदाज में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. इट इज़ एन इमीडिएट एक्सपीरियंस. ट्रेजेडी का मतलब है कि इमीडिएट एक्सपीरियंस करना. अब ये मॉडर्निटी के हवाले से बात कर रहा है. इमीडिएट एक्सपीरियंस यानी कौन एक्सपीरियंस करता है? रीडर एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है, यानी ये बात भी हमारे सामने की कि रीडर के हवाले से वो ट्रेजेडी को देखेगा. अब बॉडी ऑफ लिटरेचर यानी लिटरेचर का पार्ट है बॉडी या उसकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थ्योरी. ट्रेजेडी को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट भी हमें दिखाई देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थ्योरी भी दिखाई देती है. एन एकेडमिक प्रॉब्लम, और ये हमारा एक एकेडमिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, इस सेंस में भी आप इसको ले सकते हो. यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उसने इसको लिया है, इसलिए उसने एकेडमिक प्रॉब्लम भी इसको कह दिया. यानी कि सारे एलिमेंट्स को उसने ट्रेजेडी के अंदर वाइंड अप कर दिया, उसको क्लोजिंग दे दी है. फिर एक और डेफिनेशन वो करता है वी थिंक ऑफ ट्रेजेडी, कि हम ट्रेजेडी के बारे में सोचते हैं एज व्हाट हैपन्स टू द हीरो. कहता है कि ये लोगों ने एक ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि जी ट्रेजेडी का मतलब ये है. वो ट्रेजेडी जब भी माइंड में आती है लोग सोचते हैं जी कि हीरो के साथ क्या हुआ, ये ट्रेजेडी है. बट द ऑर्डिनरी ट्रेजिक एक्शन, यानी कि यहाँ से ये बात हम आपने पकड़ लेनी है कि वो फिर ऑर्डिनरी ट्रेजेडी की बात करेगा और उसको फेवर दे रहा है कि ऑर्डिनरी ट्रेजिक एक्शन क्या है इज़ व्हाट हैपन्स थ्रू द हीरो, कि हीरो से क्या हुआ है, हीरो के साथ क्या हुआ है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हीरो से क्या हुआ है. हाँ, अब देखो दो बातें हैं. हीरो के साथ क्या हुआ है, अगर हम ये देखेंगे तो हम क्या करेंगे? पिटी और फियर करेंगे. ठीक है, तो इट्स मीन कि अगर हम पिटी और फियर करेंगे तो ट्रेजेडी पे क्या इफेक्ट हुआ? ट्रेजेडी पे इफेक्ट ये हुआ कि उसकी डेफिनेशन श्रिंक हो गई, वो एक लिमिटेड दायरे में कैद हो गया ट्रेजेडी का जो कॉन्सेप्ट है. लेकिन क्योंकि रेमंड विलियम उसको हर हवाले से डिस्कस कर रहा है, इसलिए वो कहता है कि ये जानना ज़रूरी है कि हीरो से क्या हुआ. अगर हम ये देखेंगे कि हीरो से क्या हुआ, थ्रू द हीरो क्या हुआ, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कोज ढूंढेंगे और फिर उसका क्योर करेंगे. ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसके अंदर. यानी वो पिटी और फियर के होने को ट्रेजेडी नहीं मानता, कैथार्सिस के होने को वो ट्रेजेडी नहीं कहता, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि वो कैथार्सिस भी जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे भी वो प्रूव कर रहा है कि ट्रेडिशंस का कोलूजन हो रहा है जिसकी वजह से ट्रेजेडी हो रही है. तो वो ये कहता है कि कैथार्सिस यानी पर्पस ऑफ ट्रेजेडी कैथार्सिस नहीं होना चाहिए, बल्कि पर्पस ऑफ ट्रेजेडी क्या होना चाहिए? कॉज एंड क्योर होना चाहिए. हाँ, यहाँ पे एक बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे बात आएगी हीरो के साथ क्या हुआ, तो इट्स मीन कि वो विद इन ट्रेजेडी है. ठीक है, विद इन ट्रेजेडी उसको कहते हैं. जब हम ये डिफाइन करने लगे कि व्हाट हैपन्स थ्रू द हीरो, तो उसको नाम दिया गया है विदाउट ट्रेजेडी. ठीक है, विद इन ट्रेजेडी का मतलब है कि उसके अंदर डूब जाना. ठीक है, यहाँ से आप याद रखो, किसी चीज़ के अंदर डूब के, यानी हम करैक्टर की सफरिंग्स के अंदर डूब जाते हैं, तो वो विद इन ट्रेजेडी है. और जो दूसरी है जिसमें कॉज एंड क्योर देखा जाता है वो विदाउट ट्रेजेडी है, और वही मॉडर्न या सेकुलर ट्रेजेडी है, या उसको आप विदाउट ट्रेजेडी भी कह सकते हो.
विदाउट विद इन ट्रेजेडी का ताल्लुक किसके साथ है? करेक्टर के साथ। हाँ, ठीक है ना। और विदाउट ट्रेजेडी का ताल्लुक किसके साथ है? सोसाइटी के साथ, ऑडियंस के साथ। ठीक है, जो देख रहे हैं। जब विद इन ट्रेजेडी होगी तो ऑडियंस का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू सामने आएगा, पिटी एंड फियर। और जब विदाउट ट्रेजेडी का एक्सपीरियंस होगा तो ऑडियंस की सेंसेस डेवलप होंगी। ठीक है, तो ये उसका कॉन्सेप्ट है ट्रेजेडी के बारे में। एक और डेफिनेशन में वो कहता है इट इज अ पॉइंट, यानी कि जो ट्रेजेडी है ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बिटवीन ट्रेडिशन एंड एक्सपीरियंस। ये वही बात है जो मैंने आपको बता दी है, यानी टू ट्रेडिशंस का कोलिजन हो जाना। ठीक है, टू ट्रेडिशंस का कोलिजन हो जाना तो उसको हम ट्रेजेडी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने उसको एक्सपीरियंस का भी नाम दे दिया है। यानी ट्रेजेडी क्या है? इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मिलाप है किस चीज़ का, टकराना है किस चीज़ का, बिटवीन ट्रेडिशन एंड एक्सपीरियंस। यानी एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? ऑडियंस कर रही है ना, क्योंकि वो मॉडर्न है, इसलिए यहाँ पे वो एक्सपीरियंस को ले आया है। जिसको इन अदर वर्ड्स मैंने जो आपको अभी बताया ना कि कोलिजन बिटवीन या क्लैश बिटवीन टू ट्रेडिशंस, ये वही डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है इंटरसेक्शन बिटवीन ट्रेडिशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि ओल्ड ट्रेडिशन एंड एक्सपीरियंस में आप एक्सपीरियंस को कह सकते हो न्यू ट्रेडिशन। ठीक है, और इसका टकराव हो जाना ट्रेजेडी होता है। अब ये उसने ट्रेजेडी यानी कि ट्रेजेडी क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है रेमंड विलियम के हवाले से, ये हुआ ना माइंड में क्लियर। ठीक है, अब वो ट्रेडिशन क्या है उसके ख्याल में, हम ये बात कर लेते हैं। ये बात नहीं क्लियर हुई। क्या? ये कोर्ट के हवाले से द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन ट्रेडिशन एंड एक्सपीरियंस। ये वही को यानी कि इसका आप जहन में ये बात रखो कि वो ये कहना चाहता है कि ट्रेजेडी वो है जब दो ट्रेडिशंस का आपस में टकराव होता है, बस इसका मतलब ये है। ठीक है, दो ट्रेडिशंस का जब आपस में टकराव होगा तो ट्रेजेडी वहाँ पे आती है। ठीक है, ठीक है। अ ट्रेडिशन, अब वो कहता है ट्रेडिशन क्या है? अ ट्रेडिशन इज नॉट द पास्ट। ट्रेडिशन का मतलब पास्ट नहीं है। ये सेम यही कॉन्सेप्ट हमें टी एस इलियट ने भी दिया था। ठीक है ना, कि ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि पास्ट, ये माजी से जुड़े रहना ट्रेडिशन का मतलब नहीं है। रखना। हाँ, बट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट। ठीक है, यानी कि आप इंटरप्रेट करते हो, यानी कि बात से हमारी जान तो नहीं छूटती, लेकिन जिसे टी एस इलियट ने नाम क्या दे दिया था, किसका नाम दिया था? बिल्कुल बिल्कुल, हिस्टोरिकल सेंस का नाम उसने दे दिया था ट्रेडिशन। तो रेमंड विलियम भी यही बात कर रहा है कि ट्रेडिशन इज नॉट द पास्ट बट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट। जब वो कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट तो इसका भी मतलब यही है कि हिस्टोरिकल सेंस। ठीक है ना, इंटरप्रेट उसको यानी कि साथ उसको लेके चलना। और क्या है? अ सिलेक्शन, यानी कि हम पास्ट में से सिलेक्शन कर लेते हैं, एवेल्युएट कर लेते हैं ऑफ एंसेस्टर्स, अपने एंसेस्टर्स के आबाउजात ने जो भी काम किया होता है उसमें से हम सिलेक्शन साथ लेके चलते हैं, रादर देन अ न्यूट्रल रिकॉर्ड। यानी कि बजाय इसके नहीं कि हम एक खास किस्म का एक रिकॉर्ड बना लें कि बस ये हुआ था तो यही है। ठीक है, यानी कि ट्रेडिशन वो मानता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट है। उसका तो ये भी कहना है कि नई चीज़ हम उस वक्त तक नई नहीं बना सकते जब तक हम पीछे से यानी उसका कोई स्केच या व्यू ना ले लें। हाँ, मतलब वो क्या था तब यही कहना था ना कि हम नई चीज़ उस वक्त तक नई नहीं बना सकते जब तक हमारे पास पीछे से कोई क्लू ना हो। हाँ, हमारा पास्ट से निकलना। हाँ, तो यही वो कहना चाहता है कि पास्ट के साथ सिर्फ पास्ट को ही फोकस कर लेना ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि उसके साथ लिंक को बरकरार रख के चलते जाना जो है वो ट्रेडिशन है। और जब आप ट्रेडिशन को, इसका मतलब है हर सोसाइटी की जब ट्रेडिशन तब्दील होगी तो ऑटोमेटिकली ट्रेजेडी की भी डेफिनेशन तब्दील होगी। तो फिर वो उन लोगों को जवाब देता है कि फिर तुम क्यों एक ही बात के ऊपर फोकस करके बैठ गए हो कि यही ट्रेजेडी है, इसके अलावा ट्रेजेडी नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अभी हमने यहाँ तक बात की है कि ट्रेजेडी क्या है और ट्रेडिशन क्या है रेमंड विलियम के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हम देखने लगे कि वो ट्रेजेडी को किस किस अंदाज में डिस्क्राइब करेगा। ही सा ट्रेजेडी को देखता है अंडर 3 एस्पेक्ट्स। ठीक है, 3 एस्पेक्ट्स में वो ट्रेजेडी को देखता है। एक लिटरेरी ट्रेडिशन,
ठीक है, यानी कि लिटरेचर में जो जो यानी कि लोग जो पहले काम कर चुके हैं, जो जो ट्रेडिशन वो अपना चुके हैं, वो किस ट्रेडिशन के साथ चल रहे थे और उन्होंने कैसे ट्रेजेडी के अंदर काम किया। एक तो वो ये पहलू साथ लेके चलता है ट्रेजेडी को डिफाइन करते हुए। फिर वो मुआजना करता है कि ट्रेजेडी क्या है इन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी में ट्रेजेडी क्या है। फिर वो ऑन इंडिविजुअल ग्राउंड, इंडिविजुअली भी वो देखता है कि ट्रेजेडी कैसे होती है, यानी कि इंडिविजुअली इस हमारे से देखता है कि वो जस्टिफाई करता है कि किंग के साथ भी ट्रेजेडी हो गई, हो सकती है। फिर वो कहता है कि एक फ्यूडल सोसाइटी से रिलेटेड अगर एक बंदा था उसके साथ भी ट्रेजेडी हो सकती है, अगर कोई एरिस्टोक्रेट था उसके साथ भी ट्रेजेडी हो सकती है, अगर कोई फेमस पर्सन था जैसे कि डॉक्टर फोस्टस था उसके साथ भी ट्रेजेडी हो सकती है। फिर उसके बाद जैसे ये हैडा थी, ठीक है, उसको डोमेस्टिक ट्रेजेडी का नाम दिया गया है, ठीक है, यानी कि घर के साथ, घर में जो मौजूद खातून है उसके साथ भी ट्रेजेडी हो सकती है। हाँ हाँ, फिर उथैलो जैसे नीग्रो था, ठीक है, तो ये क्या है, इंडिविजुअली देखना है, फ्रॉम ग्रीक, हाँ, फ्रॉम ग्रीक टू मॉडर्न, इंडिविजुअली भी वो देखता है, हीरो को भी साथ लेके चलता है और सोसाइटी को भी साथ लेके वो चलता है, ठीक है, इस तरह से वो इसको साथ लेके चलेगा। फर्स्ट ही डिस्कसेस द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, सबसे पहले तो वो बात ये उठाता है कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी क्या है, क्या कौन सा कॉन्सेप्ट हो सकता है ट्रेडिशनल। नहीं, आप बड़ी बात करो ना, इडिपस क्या मतलब सोसाइटी की बात करो ना, कौन सी सोसाइटी जो है वो हो सकती है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, मतलब कि ट्रेडिशनल से मुराद आप बैकवर्ड में चले जाओ, ठीक है, वहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट बेसिक आया जिसको सब ने फोकस कर लिया कि बस यही ट्रेजेडी है। गॉड का, रिलीजन का, हाँ, ग्रीक का बात करो ना, यानी ग्रीक जो सोसाइटी थी उसमें जब ट्रेजेडी होती थी उसी को सब फोकस करके बैठ गए थे, क्योंकि एरिस्टोटल इतना बड़ा जो राइटर था वो भी ग्रीक को ही फोकस करके बैठ गया था ना, और स्पेशली इडिपस रेक्स को वो फोकस करके बैठ गया था, उसकी वजह से उसने पूरी की पूरी बुक लिख दी, और वो भी वैसे ही एक ठप्पा लगा के चला गया कि ये ट्रेजेडी के अंदर ये चीज़ें दोगे तो ट्रेजेडी रहेगी, अदरवाइज ट्रेजेडी नहीं रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट रेमंड विलियम बात यहाँ से स्टार्ट करता है कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी क्या था, यानी कि इन अदर वर्ड्स आप कह लो कि ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी क्या था उसको साथ लेके चलता है, एंड देन रिजेक्ट इट, और फिर वो उसे रिजेक्ट कर देता है विद द आर्गुमेंट्स के साथ। अब ये देखो, ये सारी बातें ये आपके सारे के सारे ऐसे ही तकरीबन डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। अब उसने रिजेक्ट कर दिया, इट्स मीन के रिजेक्शन ऑफ एरिस्टोटल भी उसने ऑटोमेटिकली कर दिया, ठीक है ना। As a Marxist, Raymond believes that the range of tragedy is not limited, ठीक है। As a Marxist मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपके जहन में थोड़ा सा वो इमेज बन जाए कि मार्क्स से वो इन्फ्लुएंस रहा है। As a Marxist, रायमंड इस बात पे बिलीव रखता है, यानी एज अ सोशलिस्ट पर्सन या एज अ मार्क्सिस्ट, वो कहता है कि रेंज ऑफ ट्रेजेडी की जो रेंज है, या इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हो उसकी जो पहुंच है, इज़ नॉट लिमिटेड, वो लिमिटेड नहीं है टू द डेथ ऑफ द किंग्स और प्रिंसेस, ठीक है। इट इज़ मोर पर्सनल एंड जनरल, मोर पर्सनल एंड जनरल, पर्सनल से मुराद यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल, ठीक है, यानी कि ये इंडिविजुअली लेवल पे भी इसको देखना चाहिए, और ये जनरल है ट्रेजेडी का होना। इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है एट वेरी कॉमन लेवल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि किंग की डेथ हुई है तो ट्रेजेडी है, ठीक है, बल्कि आप इसे कॉमन लेवल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस पे भी जज कर सकते हो। सफरिंग बिलोंग्स टू कॉमन पर्सन, सफरिंग्स कॉमन पर्सन से भी बिलोंग करती, क्या सफरिंग सिर्फ किंग के साथ ही होती थी, ठीक है, कॉमन पर्सन के साथ भी तो सफरिंग्स होती है ना। नॉट ओनली विद द हाईली रैंक पर्सन, अच्छा, सफरिंग्स जो है वो कॉमन पर्सन से भी बिलोंग करती हैं, नॉट ओनली विद द हाईली रैंक पर्सन, यानी सिर्फ हाईली रैंक पर्सन से बिलोंग नहीं करती। मैं तो समझती हूँ कॉमन पर्सन के साथ ज़्यादा सफरिंग, हाँ, किंग के पास तो बहुत ओहदा है, पैसा है, बहुत कुछ अपने जो है वो अपनी उस चीज़ के जरिए अपनी सफरिंग को सॉल्व कर सकता है। एक कॉमन पर्सन है वो तो बस एक बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ है उसकी, तो उसमें सफरिंग से आता है। एक सिंपल सी बात, आप बस इतनी बात समझ लो तो रायमंड विलियम समझ में आ जाएगा। समझो कि ये है, ठीक है, आप समझ लो कि ये ग्रीक पीरियड है, ठीक है,
एक कॉमन बात बताओ, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमारे ऊपर उसी सोसाइटी का इन्फ्लुएंस पड़ता है ना। अगर हम यूरोप में पैदा होते, हम अमेरिका में पैदा होते, हम क्या होते, ठीक है, हमारा ड्रेस चेंज होता, हम यूरोपियन होते, हम हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती, हमारा सब कुछ डिफरेंट होता, ठीक है। सोसाइटी, हम मुसलमान पैदा हुए हैं, इस सोसाइटी में पैदा हुए हैं, ठीक है, मुस्लिम है, पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, वही सारा कल्चर हमारे साथ चल रहा है और हमारे अंदर भी उसी के हिसाब से तब्दीली आ रही है। तो रेमंड विलियम ने भी ट्रेजेडी का यही कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। वो कहता है जैसी सोसाइटी है वैसी ही ट्रेजेडी दिखाओगे। जैसे हम हैं, हम वैसे ही ड्रामे देख रहे हैं ना, हम टीवी पे ARY पे, ठीक है। हम इंग्लिश तो नहीं देखते हैं, या मतलब कि जिस तरह का हमारा कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, उसी तरह के ड्रामाज और उसी तरह के, जैसे कहना चाहिए, सोशल इफेक्ट्स ड्रामों के अंदर हम देखते हैं ना। सेम लाइक दैट कि जी मोहब्बत का कॉन्सेप्ट है या और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वैसे ही आप लेके चल रहे हो ड्रामे के अंदर, वो दिखाते हैं हमें, ठीक है। और हमें भी चीज़ें नजर, हम कहते हैं हाँ जी ये तो रियलिटी है, हमारी सोसाइटी के साथ मैच करता है। सेम इसी तरह रेमंड विलियम ग्रेजुअली यही बात समझाना चाह रहा है कि जैसे अगर ये ग्रीक पीरियड है, तो वो कहता है कि सोसाइटी ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा गॉड्स के ऊपर बिलीव रख के बैठी हुई थी, इसलिए जब स्टेज के ऊपर उन्होंने ड्रामा दिखाया तो उन्होंने इसी बात को फोकस करना था ना कि जी गॉड ही बस सब कुछ करता है इंसान के लिए, वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, उसी के हाथ में सब कुछ है। इट मीन कि जैसी सोसाइटी हुई वैसी ही ट्रेजेडी दिखाई गई, ठीक है। अब आ गया जो मिडिवल पीरियड में। मिडिवल पीरियड में बहुत ही लिमिटेड हो गई थी जो ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट था। ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट को एक्शन में दिखाना ख़त्म हो गया था, यानी स्टेज के ऊपर नहीं मिडिवल पीरियड, इसलिए हम मिडिवल पीरियड का कोई ड्रामा नहीं पढ़ते या हमें नज़र नहीं आता अपने लिटरेचर के अंदर भी। तो ग्रीक के बाद जो पीरियड था उसको मिडिवल कहते हैं ना, 5th सेंचुरी के बाद। तो उसमें क्या था कि सिर्फ नरेशन होती थी, यानी कहानी नरेट कर दी जाती थी कि ऐसे कोई बंदा है या कोई किताब की शक्ल में उसको लिख दिया जाता था, जैसे लगता था हम ये बस कहानी पढ़ रहे हैं, इस कहानी को स्टेज के ऊपर कोई परफॉर्म नहीं करेगा, यानी कहानी तक वो महदूद हो गई थी ट्रेजेडी। तो इट्स मीन कि सोसाइटी वैसी थी, ठीक है ना, सोसाइटी का इफेक्ट पड़ा तो उसने वो नरेशन के ऊपर आ गए, जस्ट उन्होंने ट्रेजिक एक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। फिर जब रेनाइसा आई तो रेनाइसा में जैसे ही रेनाइसा स्टार्ट हुई तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया ना, मोरल्स की और मॉडर्निटी की जंग शुरू हो गई। तो फिर ड्रामे भी वैसे ही दिखाए जाने लगे, जैसे कि आप पोस्टर्स को देख लो, उसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है मोरल्स को लेके और मॉडर्निटी को लेके, ठीक है ना, यानी कि सोसाइटी के इफेक्ट पड़ रहे हैं ट्रेजेडी के ऊपर। उसके बाद न्यू क्लासिसिज्म आया, उसकी वो बात करता है कि सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। और न्यू क्लासिसिज्म में फिर वो क्या बताता है कि सोसाइटी एरिस्टोक्रेट थी, और फिर न्यू क्लासिसिज्म का मतलब है कि रिवाइवल ऑफ क्लासिकल पीरियड, यानी कि जो ग्रीक जो छोड़ के गए हैं उसका दोबारा से रिवाइवल। अब उसमें जब रेनाइसा में कॉमन पर्सन की ट्रेजेडी होने लगी, तो जब न्यू क्लासिकल आया तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं एरिस्टोक्रेट के साथ ही ट्रेजेडी दिखाओ, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी एरिस्टोक्रेट्स थे, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि कॉमन पर्सन की ट्रेजेडी क्यों दिखाई जा रही है। तो दोबारा जो है एरिस्टोक्रेट की ट्रेजेडी दिखाई जाने लगी, लेकिन उसमें भी बहुत से कॉन्सेप्ट चेंज हुए। रिवाइवल ऑफ क्या था? क्लासिकल पीरियड या ग्रीक पीरियड, ठीक है। ये बहुत एक छोटा सा ही पीरियड रहा है जिसके अंदर लोगों ने कोशिश की कि वही ग्रीक कॉन्सेप्ट वापस लेकर आओ, ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स के साथ ही दिखाओ ट्रेजेडी। बड़े बड़े उसमें किंग्स कहते, पुराने ज़माने में किंग्स कहते थे, आज के दौर में हम एरिस्टोक्रेट उनको कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से न्यू क्लासिकल के बाद आया है वो सेकुलर पीरियड उसके बाद आया, यानी कि मॉडर्न और सेकुलर ट्रेजेडी जो है वो उसके बाद आई, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा बताने का ये था कि यानी कि सोसाइटी को देख के उसने बताया है कि ट्रेजेडी के ऊपर उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, इसी बात पे वो फोकस कर रहा है अपने पूरे इसके अंदर।
तो नेक्स्ट देखें, अ मिनिमम डिज़ास्टर, अ बर्न आउट फैमिली, यानी कि अगर मामूली सा डिज़ास्टर जैसे कि किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी के साथ कोई हादसा मामूली सा हो जाए, किसी की कोई चीज़ गुम जाए, ठीक है, जैसे कि हैडा के ड्रामे के अंदर मैन्यूस्क्रिप्ट को एक इशू बनाया गया, ठीक है, उसके गुम होने से ट्रेजेडी हो गई, ठीक है, छोटा इशू था। बर्न आउट फैमिली, अगर कोई फैमिली जल जाए। ब्रोकन कैरियर, BURNT, एक तो मेरा आर सीधा नहीं होना कभी। बर्न आउट फैमिली यानी कि अगर कोई जल जाए, ठीक है। ब्रोकन कैरियर, किसी का कैरियर खराब हो जाए, किसी का कैरियर खराब हो जाए। लाइक दीज, ऑल दीज कैन बी ट्रेजेडीज, ठीक है। असल में वो इस बात पे फोकस करें कि ये भी ट्रेजेडीज हो सकती हैं, लाइक द क्लासिकल ट्रेजेडीज ऑफ प्रिंसेस एंड किंग्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विलियम, कॉमन सोशल लॉज इज इक्वल टू द लॉस ऑफ किंगडम, ठीक है, समझ आई ना। यानी कॉमन सोशल लॉस क्या है, कॉमन पर्सन के साथ जो सोसाइटी में उसके मुताबिक उसको लॉस हो वो इक्वल है, क्योंकि लोग इसमें फ़र्क करते थे ना, इसलिए वो क्रिटिसाइज कर रहा है। इज इक्वल टू द लॉस ऑफ किंगडम एंड सोशल फोर्सेस ऑफ टाइम, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल फोर्सेस ऑफ टाइम, सोशल फोर्सेस और टाइम, ये दोनों बातें अलग अलग हैं, जुड़ी हुई हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल फोर्सेस ऑफ टाइम डिटरमाइंस द फेट ऑफ हीरो रादर देन गॉड, ये वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई है। सोशल फोर्सेस कौन है, हमारी सोसाइटी, ठीक है, ऑफ टाइम, यानी कि जिस टाइम में सोसाइटी मौजूद हो। ग्रीक पीरियड अलग है, मिडिवल पीरियड अलग है, रिनाइसा पीरियड अलग है, सब अलग अलग है ना। तो सोशल फोर्सेस ऑफ टाइम यानी कि जिस टाइम की जो सोसाइटी है वो डिटरमाइन करेगी फेट ऑफ हीरो, के हीरो की फेट क्या है। यानी कि सोशल फोर्सेस के सप्रेशन की वजह से हीरो के साथ ट्रेजेडी हो रही है। हीरो का फेट जो है वो सोसाइटी डिसाइड कर रही है रादर देन गॉड, ठीक है ना। तो वो यही बात करना चाहता है वो, यानी इन अदर वर्ड्स ये इस बात का कंक्लूजन वही वाली पहले वाली बात है कि दो ट्रेडिशंस का फ्यूजन हो जाना, ठीक है, तो उसकी वजह से ट्रेजेडी होती है। ये भी तो उसका फिर ये भी कहना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे वैसे ट्रेजेडी में भी चेंज आता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक जैसी ट्रेजेडी नहीं थी, क्योंकि लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, सोसाइटी बदल जाती है, ग्रेजुअली फिर जिस तरह चेंज आता जाता है वैसे वैसे ट्रेजेडी में भी चेंज आता है। यानी कि जो फेट का कॉन्सेप्ट जो था, यानी कि जो गॉड ही सब कुछ अंडर कंट्रोल करें, उसको तो उसने बिल्कुल कंडेम ही कर दिया ना। फिर उसके बाद वो सोसाइटी को मंजर यहाँ पे लाया, और सोसाइटी के तब्दील होने के साथ साथ वो कह रहा है कि ये तो कोई बात नहीं होती ना कि दुनिया मॉडर्न होती चली जाए और आप वहीं पे, ऐसा तो नहीं होता, इंसान तो नहीं रुकते, वो तो अपना लाइफस्टाइल तब्दील करते रहते हैं, ठीक है। तो सोशल फोर्सेस ऑफ टाइम यानी जिस टाइम की जो सोशल फोर्सेस थी, इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि जो सोसाइटी थी, चाहे वो ग्रीक टाइम हो, मिडिवल टाइम हो, रिनाइसा का टाइम हो या मॉडर्न टाइम हो, उस सोसाइटी की सप्रेशन ने डिसाइड किया फेट ऑफ हीरो। सप्रेशन किस तरह के, जो हीरो को दिखाया जाता है तो वो एक रिबिलियन एटीट्यूड के साथ शो हो जाता है, यानी अपनी सोसाइटी में जो उसके चीज़ नहीं हो रही वो उसको ले आता है, और फिर वहाँ टकराव हो जाता है कि सोसाइटी उसको जो है ना वो सप्रेस करती है कि ये हमारी सोसाइटी ये चीज़ अलाउ नहीं करती जो तुम लेकर आए हो। तो उस ट्रेडिशन के टकराव की वजह से उसके साथ ट्रेजेडी हो रही है, ना कि सिर्फ ये मान लो कि जी गॉड्स ही ट्रेजेडी करते हैं, ठीक है ना। अब ये 7 वाला जो पॉइंट्स है ये हो गया था थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो गया था, तो इसको मैंने काट दिया। ये 7 पॉइंट ना अगले पेज पे आ जो अलग से मैंने लिखा हुआ है, वो वाला 7 पॉइंट निकाल लिया, ये 10 के बाद, ठीक है, 7 नंबर दिया हुआ मैंने इसको। रायमंड फोकसेस दैट ट्रेजेडी ऑलवेज अकर owing to the collision between two traditions, ठीक है। अब मैंने ये भी नहीं लिखा कि जी ओल्ड एंड न्यू ट्रेडिशन, उसको तो आप वो कंफ्यूज कर देगी बात, उसको निकाल ही दो। बस ये बात है मेरे को कि 2 ट्रेडिशंस का टकराव होगा वहाँ पे तो ट्रेजेडी होगी। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं, वन कैन से दैट द प्रेजेंस ऑफ रेबल एटीट्यूड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ रेबल एटीट्यूड की मौजूदगी बिकम्स द रियल कोज ऑफ ट्रेजेडी,
ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी सोसाइटी के अंदर रेबल एटीट्यूड ले आया है तो उसकी वजह से ट्रेजेडी उसके साथ हो रही है। इट डजेंट मैटर, ये चीज़ मैटर नहीं करती वेदर द सोसाइटी इज स्टेबल और इन स्टेबल कंडीशन। ठीक है।